नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अंतरा पढ़ेंगे। क्या? अंतरा भाग दो कक्षा 12वीं। अंतरा भाग दो कक्षा 12वीं के पहले ही पाठ से आज शुरू करने वाले हैं और पाठ को इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आपको इसकी व्याख्या, इसमें से यदि कोई भी प्रश्न आए, इसमें इससे संबंधित कोई भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आपका प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं जाएगा। और आपने यदि इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो साथियों, मैं कहता हूं प्रिय विद्यार्थियों कि आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बस आपको ध्यान से इसको सुनना है। और इसके साथ ही साथ साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः मैं बीएल लोधा वरिष्ठ अध्यापक हिंदी आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं आपसे इसी के साथ साथ एक और आग्रह करता हूं कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। साथियों, यदि आप साथियों नियमित मेरे इस चैनल पर बने रहे तो हिंदी में से मैं पूरे अंक दिलाने की कोशिश करूंगा। आपको एक भी अंक नहीं, यानी संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा। और जो पद्य के पद्य भाग है साथियों, वो तो इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में अपना कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाए। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को कहां से शुरू करते हैं? पहले हम शुरू करते हैं कि ये कहानी कहां से शुरू होती है, वहां से इसको हम शुरू करते हैं साथियों। तो हम बात करेंगे, खुलने तो अभी ये खुल रहा है। यहां से देखते कोशिश, यहां से देखते हैं। चलो, ये खुल गया साथियों। यहां पर दो कविता है अपनी, एक है देवसेना का गीत है और एक है कार्डेलिया का गीत। क्या है? पहला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित दोनों कविता है साथियों। क्या है? एक है कार्डेलिया का गीत और एक है देवसेना का गीत। तो हम आज से, अभी से हम पहले जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साथियों कार्नेलिया का गीत। पहली बात तो यहां देखेंगे कार्नेलिया कौन थी, क्यों आई थी, कैसे भारत आई थी। तो सिकंदर ने जो आक्रमण किया वो आपको पता होगा, इतिहास, आप यदि इतिहास के विद्यार्थी होंगे तो, और नहीं होंगे तो भी आप हो सकता है 10वीं में पढ़ा होगा। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को साथियों। कहां से शुरू करते हैं? देखिए, दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। देखो, प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद ने जो नाटक लिखे हैं, उसमें अनेक प्रकार के नाटक लिखे उन्हें, यानी अनेक प्रकार नहीं, यानी अनेक नाटक लिखे। हमें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी याद करना है, आपको ध्यान रखना है। तो उनके नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि उनके नाटक है। तो ये जो लिया गया, कौन सा? कार्नेलिया का गीत लिया गया है, ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत कार्नेलिया का गीत से लिया गया है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। कौन है कार्नेलिया? प्रश्न आ सकता है। तो कार्नेलिया कौन है? सिकंदर का सेनापति, जिसका नाम क्या है? सेल्यूकस की बेटी है, जो सिंधु के किनारे, सिंधु क्या? सिंधु नदी, सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला, यानी अपना जो मन है, ये मन किसी दूसरे के पास चला जाए, ऐसा चित्रपट, चित्रपट का मतलब है चित्र, यानी चित्रपट यानी कपड़ा। जिस प्रकार कपड़े पर चित्र बना होता है और उस पर हमारी आंखें एक टक स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार से कार्नेलिया की आंखें भारत की प्राकृतिक सुषमा
और इसके सौंदर्य को देखकर एकटक यानी कि उसकी आंखें बिल्कुल एक जगह स्थित हो जाती है साथी। इस वातावरण में धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता। अब देखिए प्रशांत स्निग्धता क्या है? प्रशांत का मतलब होता है साथियों स्थिर शांत, और स्निग्ध का मतलब होता है चिकनाहट। स्थिर शांत चिकनाहट यानी कि सुबह पहली का जो वातावरण है वो चिकनाहट से भरा हुआ है, यानी चारों तरफ क्या है? ओस की बूंदे छाई हुई है, यानी पूरे वातावरण में क्या है? नमी है। जैसे हृदय में घुस रही है, लंबी यात्रा करके जैसे वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। ये कितना निसर्ग सुंदर है। निसर्ग का मतलब होता है साथियों प्राकृत। प्राकृत का मतलब है प्राकृतिक, कृत्रिम नहीं होना, प्राकृत उसे कहते हैं निसर्ग। कितना रमणीय है यहां। हाँ वह आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह ये गीत गाती है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ऐसे वो एक गीत गाती है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा, अब ध्यान रखने क्या वर्णित किया है? एक इसमें हमारे देश की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है और एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दो चीजों का ध्यान रखना। कार्निले का जो गीत है उसमें दो चीजों का वर्णन किया गया, एक भारत की गौरव गाथा और एक प्राकृतिक सौंदर्य का, दो चीजों का यहाँ पर वर्णन मिलता है साथियों। यानी कि इसका जो वर्णन किया गया आगे बात करेंगे अब। भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वह यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारा देश की विशेषता है। यही मायने में भारत देश की यही पहचान है। क्या पहचान है? अनजान को सहारा देता है, लहरों को भी सहारा देता है। साथियों ये क्या है? ये भारत देश की पहचान है। और पक्षी जिस ओर उड़ते हैं वो भी क्या? जिस ओर उड़ते हैं वह अपना घोंसला समझकर उसी ओर उड़ते जा रहे हैं। ये सब क्या है? भारत देश की पहचान है। तो अपन को याद रखना है कि जो कार्निले का गीत है, कार्निलिया सिकंदर का जो सेनापति था चंद्रगुप्त, सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस। कौन था? ध्यान रखना, सिकंदर के सेनापति का नाम है सेल्यूकस और सेल्यूकस की पुत्री का नाम है कार्नेलिया। कार्नेलिया सिंधु नदी किनारे ग्रीक शिविर में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और सुबह पहले जो भारत का वातावरण है उसके प्राकृतिक सुषमा और साथ ही साथ भारत की गौरव गाथा का जयशंकर प्रसाद के शब्दों जयशंकर प्रसाद की लेखनी के माध्यम से अपने शब्दों में व्यक्त करती है। अब कैसे व्यक्त करती है उस पाठ का हम अर्थ जानेंगे, पूरी व्याख्या करेंगे, बहुत बेहतरीन रूप से साथियों व्याख्या करेंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे हम बात करते हैं। हम आते हैं मूल पाठ पर। किस पर आते हैं साथियों? हम आते हैं मूल पाठ पर। यह आता है कार्नेलिया का हम आते हैं साथियों क्या? मूल पाठ पर आते हैं। ये अपना मूल पाठ है कार्नेलिया का गीत। ये आता है साथियों कार्नेलिया का गीत। ठीक है, कार्नेलिया कौन थी ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है जो सिंधु नदी के किनारे एक ग्रीक शिविर लगा हुआ है, यूनानी शिविर लगा हुआ है और वह यूनानी शिविर में एक पेड़ के सिंधु नदी के किनारे एक पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे बैठी बैठी वो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वो बड़ा मनोहारी वर्णन करती है, साथ साथ भारत की गौरवशाली गाथा का भी वो वर्णन करती है साथियों। अब हम शुरू करते हैं। ये जो अरुण ये मधुमेह देश हमारा, यहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
सरस तामरस गर विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर। क्या है? सरस तामरस गर विवाह पर नाच रही तरुषिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल में समीर सहारे, उड़ते कक जिस और मुकिए, समझे निर्निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां बरे करुणा के जले, लहरें टकराती आनंद की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर उंगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अरुण ये मधु में देश हमारा। अब देखिए हम इसकी व्याख्या करते हैं प्रिय साथियों। देखिए व्याख्या किस प्रकार की, बहुत बेहतरीन रूप से व्याख्या करेंगे ताकि साथियों आपको, आप भूलना भी चाहे प्यारे विद्यार्थियों तो आप नहीं भूल सकते, ऐसे हम इसकी व्याख्या करेंगे। अब देखिए, हाँ, अरुण ये मधु में देश हमारा। अब देखें अरुण, अरुण का अर्थ है, एक तो हम बात करते हैं साथियों, तो अरुण का अर्थ होता है सुबह पहले का जो सूर्य होता है, लालिमा युक्त। क्या होता है? लालिमा युक्त जो सूर्य होता है। क्या? लालिमा युक्त जो सूर्य होता है सुबह पहले का, उससे साथियों अरुण भी कहा जाता है। और अरुण का एक अर्थ होता है लाल रंग भी होता है साथियों। क्या होता है? लाल रंग भी होता। ध्यान से सुनिएगा, मधु, मधु का मतलब होता है मीठा, शहद जैसा। कैसा? मीठा शहद जैसा वो होता है मधु। और मधुमेह का अर्थ है पूरा ही मधुमेह हो जाना, पूरा ही मीठा हो जाना, पूरा ही शहद जैसा हो जाना। अब यह देखिएगा, यहाँ जो कार्नेलिया के, कार्नेलिया ने भारत की जो सुबह प्राकृतिक सुषमा और गौरव गाथा का जो वर्णन किया है उसका यहाँ वर्णन है। यानी कि भारत का सुबह पहले का जो वातावरण क्या है, वह है प्राकृतिक लालिमा से युक्त यह भारत देश, प्राकृतिक लालिमा से युक्त यह भारत देश मधुरिमा पूर्ण एवं मनोरम युक्त है, मनोरम है। भारत जो देश है वो क्या है? भारत जो देश है वो प्राकृतिक लालिमा से युक्त, किससे साथियों? ध्यान, प्रातःकालीन लालिमा से युक्त, प्रातःकालीन लालिमा से युक्त यह हमारा भारत देश मधुरिमा से, मधुरिमा एवं मनोहरता से परिपूर्ण है। ध्यान रखना इसकी, ये ऊपर की लाइन है, बड़ी कठिन लाइन है साथियों, ध्यान रखना। यह हमारा जो भारत देश है इसकी विशेषता प्राकृतिक लालिमा से युक्त, क्या है? प्राकृतिक लालिमा से युक्त यह भारत देश मधुरिमा पूर्ण एवं मनोहर है। ऐसे याद रखना। क्या है? यह प्रातःकालीन, क्या याद रखना? यह है या फिर प्रातःकालीन, प्रातःकालीन, यह है प्रातःकालीन, प्रातःकालीन लालिमा से युक्त, प्रातःकालीन लालिमा से युक्त यह भारत देश, यह भारत देश, यह भारत देश मधुरिमा पूर्ण वे मनोहर है। ऐसे आपको याद रखना है। यह प्रातःकालीन लालिमा से युक्त यह भारत, प्रातःकालीन लालिमा से युक्त यह भारत देश मधुरिमा से पूर्ण वे मनोहर है। ऐसे ऊपर की लाइन का देखिए। एक और आगे बात करते हैं प्रिय साथियों, तो अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल, और लाल रंग होता है वो किसका होता है? प्रेम का प्रतीक होता है। लाल रंग होता है किसका प्रतीक होता है? प्रेम का प्रतीक होता है। तो यहां पर यदि गौरव गाथा की बात करें तो भारत के जो देश है वो प्रेम करने वाले हैं, प्रेम को लुटाने वाले हैं। हर व्यक्ति को वे प्रेम के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रेम समाया हुआ है
वो हमेशा प्रेम ही बांटने की कोशिश करते हैं साथियों। ऐसा भी इसका वर्णन कर सकते हैं। आगे, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण वह मधुमेह देश हमारा। जहां का मतलब है यहां पर भारत, जहां का मतलब है भारत। देश में पहुंचकर, अनजान का मतलब है जो जानता, जिसको हम जानते नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, उनको भी क्षितिज, बिल्कुल अनजान व्यक्ति क्षितिज, क्षितिज कहा जाता है धरती और आकाश जहां से मिलते हुए प्रतीत होते हैं प्रिय साथियों, उसको क्षितिज कहा जाता है। तो यहाँ अनजान क्षितिज का मतलब है कई दूर से आया हुआ व्यक्ति, विदेश से आया हुआ व्यक्ति, अनजान व्यक्ति को भी भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ आने पर वो सहारा दे देता है। यानी कि दूर दिशा से, क्षितिज से आया हुआ, यानी कहीं देशों से, कहीं दूर से आया हुआ व्यक्ति, किसी विदेश से आया हुआ व्यक्ति को भी भारत जो है वो उसे सहारा प्रदान कर देता है साथियों। यानी भारत में अनेक व्यक्ति आए, यहाँ ज्ञान पिपासु भी आए तो यहाँ आक्रांता भी आए। भारत में ज्ञान ग्रहण करने के लिए भी व्यक्ति आए तो भारत पर आक्रमण करने के लिए भी व्यक्ति आए। जो ज्ञान पिपासु आए, ज्ञान की प्यास लेकर आए, उनको भी भारत ने सहारा दिया, और जो आक्रमण करने आए भारत पर, उनको भी भारत ने यहीं पर समाहित कर लिया। यानी जो भी भारत में आए सभी को भारत ने क्या दिया, सहारा दिया। जहां अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर जितने भी व्यक्ति आए, अनजान व्यक्ति आए, दूर क्षितिज से जितने भी व्यक्ति आए, सभी को भारत ने सहारा प्रदान किया है साथियों। आगे, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुषिका, मनोहर छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए साथियों, जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि है। छायावादी कविता की यदि आप व्याख्या करने लगे साथियों तो 2 लाइन में आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर 10-12 लाइन है, यदि इसकी व्याख्या करें तो 2 से 3 घंटे तक व्याख्या चल सकती है। छायावादी कविता की बहुत ज्यादा व्याख्या कर सकते हैं साथियों, लेकिन यहाँ पर हम इसकी कम व्याख्या करेंगे। सरस तामरस, सरस रस से युक्त, क्या है, रस से युक्त। तामरस, तामरस का एक तो होता है साथियों कमल, क्या होता है, कमल को तामरस कहा जाता है। एक तामरस का होता है तांबे जैसा, तांबे जैसा रंग, तांबे जैसा रंग। हाँ देखो, तामरस के 2 अर्थ हैं, एक तो कमल होता है और एक तांबे जैसा रंग, उसे भी तामरस कहा जाता है। गर्भ, गर्भ का अर्थ होता है साथियों उदरस्थ शिशु, क्या, उदरस्थ शिशु, यानी कि जो पेट में शिशु होता है उसे गर्भ कहा जाता है। विभा का मतलब है साथियों चमक, क्या है, विभा का है चमक। तरु का मतलब है पेड़, शिखा का मतलब है डालियां। तरुशिका पेड़ की सबसे ऊपर की जो डालियां होती साथियों उसे तरुशिका कहा जाता है। तो सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिका मनोहर। अब तरुशिका मनोहर कौन नाच रही, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। सुबह पहले का जो सूर्य उदय हो रहा है, तो सुबह पहले के सूर्य उदय होने से उसकी जो मनोहर लालिमा है, लालिमा से एक तो जो सूर्य है, उस सूर्य की जो रोशनी है, वह रोशनी जैसे ही गर्भ विवाह, गर्भ पैन पृथ्वी के धरातल पर पड़ती है तो विवाह चमक पैदा हो जाती है। कैसे, ताम रस, तांबे जैसी और रस से परिपूर्ण, तांबे जैसी रस से परिपूर्ण पृथ्वी का संपूर्ण गर्भ चमकने लगता है। कैसे लगता है, चमकने लगता है। यानी जैसे सूर्य की किरणें इस पृथ्वी के धरातल पर पड़ती है तो ये पृथ्वी का धरातल एक ताम्र वर्ण जैसा हो जाता है, कमल जैसा हो जाता है। एक अर्थ तो इसका ये निकलता है, एक अर्थ निकलता है कि तालाब में तालाब में जो कमल होते हैं, तो जैसे पहले ही कमल पर सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य पहले की, तो कमल क्या है, वो खिल जाते हैं। क्योंकि कमल है कि कमल कहा जाता है, कमल सूर्य अस्त के साथ ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, सूर्य उदय के साथ ही वो क्या हो जाता है, खिल जाता है। और नाच रही तरुशिका पर मनोहर, और जो पेड़ की ऊपरी डालियां हैं, पेड़ की जो ऊपर की डालियां हैं, वो ऐसा लगता है, ऊपर की फुनगियां पेड़ की, ऐसा लगता है प्रिय साथियों कि वह नाचती हुई प्रतीत हो रही है।
यानी कि सुबह पहले एक तो मनोहरा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दूसरे पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ने से और हवा से पेड़ की जो ऊपर की जो पेड़ के ऊपर की जो डालियां होती, जो पत्ते होते हैं, वे नाचते इधर उधर हिल रहे, इससे वो नाचती हुई प्रतीत हो रही है साथियों। आगे, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। छिटका यानी छिड़क दिया, छिटका यानी ऐसे छिड़क दिया, ऐसे छिड़क दिया, जीवन जीवन को ऐसे छिड़क दिया, हरियाली पर मंगल यानी कल्याणकारी, कुमकुम यानी कुमकुम, कुमकुम जानते हो जो मांग भरते शायद उसको भी कुमकुम कहा जाता है। अब यह देखिए सुबह पहले का जो वातावरण है, भारत का वातावरण किस प्रकार से हो रहा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुबह पहले का जो भारत का वातावरण किस प्रकार से, आपने देखा होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि सुबह पहले का जो वातावरण होता है, तो सुबह पहले के वातावरण में नमी होती है। सुबह पहले के वातावरण में क्या होती है, नमी होती है। और सर्दी के दिनों में तो जो पृथ्वी के ऊपर जो घास उगी रहती है, जो पेड़ उगे रहते हैं, जो पौधे उगे रहते हैं, उनकी ऊपरी सतह पर ओस की बूंदें छाई हुई रहती, ओस की बूंदें रहती है। अब ध्यान रखना, ओस की जो बूंदें होती है वो एकदम सफेद होती है मेरे साथियों। कैसी होती है, ओस की बूंदें होती है वो एकदम सफेद होती है। और जैसे उन सफेद बूंदों पर सूर्य की लाल किरणें पड़ती है, ध्यान रखना, जैसे उन सफेद ओस की सफेद बूंदों पर सूर्य की लाल किरण पड़ती है, तो पूरी पृथ्वी के गर्भ पर ऐसा दिखता हुआ नजर आता है कि मानो किसी ने अपनी उंगलियों से उस पर क्या कुमकुम छिड़क दिया हो। क्या छिड़क दिया हो, सारी पृथ्वी पर मानो क्या कुमकुम छिड़क दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है भारत का प्राकृतिक सौंदर्य कि छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, यानी किसी ने अपनी उंगलियां कुमकुम में करके इस पृथ्वी के गर्भ पर ऐसे छिड़क दी हो, इसलिए ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी कुमकुम के समान कल्याणकारी सी प्रतीत हो रही है। आगे, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल में समीर सहारे। अब देखिए लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, सुर का मतलब होता है देवता, और धनु का मतलब होता है धनुष यानी देवता का धनुष। इसका अर्थ मान लेते हैं इंद्रधनुष। क्या मान लेते हैं, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष यानी छोटे छोटे इंद्रधनुष के पंख पसारे शीतल, यानी छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान, छोटे छोटे इंद्रधनुष के सवार पंख पसारे, पंखों से उड़ते हुए शीतल में समीर सहारे। शीतल यानी ठंडी और मंद जो पवन चलती है उसे शीतल कहा जाता है। क्या, ठंडी और धीरे धीरे जो हवा चलती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा, शीतल। हाँ, शीतल, ठंडी और शीतल, उसे क्या जाता है, समीर कहा जाता है। मलय का मतलब होता है चंदन। क्या होता है, मलय का मतलब होता है चंदन, यानी कि मलय पर्वत से जो हवा आती है साथियों, वो चंदन की शोभा अपने अपने साथ लेकर आती है, यानी चंदन की खुशबू युक्त होती है, इसलिए उसे मलय समीर कहा जाता है। तो जो लघु सुरधनु यानी कि जो पक्षी उड़ रहे हैं, वो पक्षी आसमान में ऐसे चित्र बनाकर उड़ रहे हैं जैसे आसमान में किसी ने इंद्रधनुष बना दिया हो। आपने देखा होगा जब पक्षी उड़ते हैं तो कभी कभी पक्षी ऐसे उड़ते हैं कि वे एकदम ऐसे इंद्रधनुष के ऐसे उड़ते हुए आते हैं, तो जिधर वो पक्षी उड़ रहे हैं तो वो किसके सहारे उड़ रहे हैं, चंदन से युक्त हवा के सहारे वे उड़ते हुए जा रहे हैं साथियों, ध्यान रखना। आगे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझे निर्णय प्यारा। अब देखिए मनुष्य की बात ही नहीं, मनुष्य की तो बात ही करते कि भारत देश है अनजानों को भी सहारा देता है, लेकिन ये पक्षियों को भी सहारा देता है, पक्षियों को भी सहारा देता है। ऐसा कहा गया जयशंकर प्रसाद ने कार्नियालय के शब्दों में, कार्नियालय कह रही है कि सुबह पहले जो पक्षी उड़ रहे हैं तो वो किधर उड़ा रहे, वो भारत की तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं, और भारत को क्या समझ, नीड यानी घोंसला, अपना घोंसला समझ रहे हैं। यह पक्षियों का मतलब है दूर विदेश से आने वाले व्यक्ति भी भारत को अपना क्या समझते हैं, नीड यानी अपना आश्रय समझते हैं, अपना आश्रय समझते, यानी भारत एक ऐसा देश है जो अनजानों को तो सहारा देता ही देता, लेकिन साथ ही साथ आसमान से जो पक्षी उड़कर आते हैं तो वह पक्षी भी भारत में एक आशा लेकर आते हैं कि भारत हमारा ही देश है साथियों। ऐसे नीड का मतलब होता है घोंसला, यहाँ अपना है देश, निज यानी स्वयं। आगे,
बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा के जल। बरसाती यानी बरसात के, आंखों यानी आंखें, बादल यानी बादल बनते जहां करुणा, करुणा यानी दया, ममता आदि उससे कहा जाए, यानी दूसरे को दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाना उसे करुणा कहा जाता है साथियों। तो यहाँ भारत देश के लोगों की विशेषता बताई इस लाइन में कि भारत देश के लोग कैसे होते हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में पूरी पृथ्वी गर्मी से तप्त रहती है और जैसे ही बरसात के दिनों में बादल आसमान से बरसते तो पृथ्वी क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, पृथ्वी की समस्त तपन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ देखिए भारत के लोग क्या है, करुणा के जल बरसाते हैं। भारत के लोगों की यह विशेषता बताई कि भारत के लोग ऐसे हैं, वो यदि किसी दूसरे को दुख को देख लेते हैं तो उनकी आंखों से बरसात में जो बादलों से जो जल बरसता है वो जल के समान उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं दूसरे के दुख दर्द को देखकर। भारत के लोग ऐसे हैं जो स्वयं के दुख से दुखी नहीं है, वे दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, अपनी आंखों से क्या है, बादलों के समान वो आंसू टपका रहते हैं, यानी कि आंसू निकालते हैं। यानी कि वे भारत के लोग ऐसे हैं जो दूसरे के दर्द से दुखी है, न कि स्वयं के दुख से दुखी है, यानी हमेशा वह दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे यहाँ पर भारत के लोगों की विशेषता बताई कवि जयशंकर प्रसाद ने। लहरें टकराती है आनंद की पाकर जहां किनारा। लहरें टकराती है, आपने देखा कि भारत है, ये भारत के तीन तरफ, इधर और इधर क्या है, जली जले। तो यहां से जो जल आता है वो कहां, बड़ी बड़ी लहर आती है भारत यहाँ जल के माध्यम से, और भारत की सीमा में आकर टकरा कर वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। ये तो जल के बारे में कहा है। यहाँ जो है कि भारत पर जिसने भी आक्रमण किया, भारत में जो भी आतताई आए, जिसने भी भारत पर आक्रमण किया, वह बड़े घमंड के साथ भारत में आए, लेकिन यहाँ आकर यहीं के लोगों से टकरा कर वो क्या हो गया, समाप्त हो गए, और समाप्त होने के बाद यहीं क्या हो गए, घुल मिल गए और नहीं वो रह गए। जिस प्रकार से दूर समुद्र से लहर आती है और भारत की पृथ्वी से, भारत के किनारे से टकरा कर वो शांत हो जाती है और वापस चले जाती है या फिर वहीं पर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से लोगों ने यहाँ पर भारत पर अनेक प्रकार से आक्रमण किए, अनेक आतताई आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, सब आए, सभी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ तो क्या हुआ, यहीं से टकरा कर यहीं समाप्त हो गए, और कुछ यहीं मिल गए और कुछ वापस चले गए। ऐसे भारत के लोगों की विशेषता बताई। अब आगे देखिए साथियों, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर उंगते रहते जब जगकर रजनी भर तार। अंतिम पंक्ति है, बहुत बेहतरीन पंक्ति है, ध्यान रखिए साथियों। यहाँ देखिए हेम कुंभ, हेम का मतलब होता है साथियों सोना, क्या होता है, सोना। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, यानी कि सोने का घड़ा लेकर, सोने का, ध्यान दे, सोने का घड़ा लेकर उषा यानी कि सुबह पहली का जो भोर होता है, जो प्रकाश होता है, उसको उषा कहा जाता है। तो यहाँ उषा को क्या नायिका बताया गया है। तो उषा रूपी नायिका अपने हाथों में सूर्य रूपी सोने का घड़ा लेकर सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे। अब यहाँ देखिए यहाँ उषा रूपी नायिका कौन है, उषा रूपी नायिका अपने हाथों में, किसमें, अपने हाथों में सूर्य रूपी घड़ा लेकर आकाश रूपी कुएं में भरकर भारत के लोगों पर सुखों की वर्षा करती है। भारत के लोगों पर किसकी, सुखों की वर्षा करती है, सुखों की वर्षा करती है, यानी सुखों को वह उड़ेलती है। देखिए कवि कहता है कि सुबह पहली वो वर्णन करता है कि उषा रूपी नायिका अपने हाथों में सोने रूपी घड़ा लेकर
और आकाश रूपी तालाब में से सुखों को भरकर भारत के लोगों पर उड़ेल देती है। क्या करती है? भारत के लोगों को उड़ेल देती है। अब देखना उड़ेलने के बाद क्या होता है साथियों, ध्यान रखना। उड़ेलने के बाद वो घड़ा क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। फिर वो खाली घड़े को कैसे भरती है, ध्यान से देखना आगे। मदिर उंगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तारा यानी आसमान की तारा, रजनी यानी रात, यानी कि रात में जो तारे आसमान में जगे रहते हैं। मदिर यानी मस्ती में, मदिर यानी मस्ती में, मदिर यानी मस्ती में, ऊँगते यानी ऊँगते रहते हैं। अपन देखा कि रात में आसमान में तारे, जो तारे ऊपर देखते तो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कभी तारा ओझल हो जाता है, कभी तारा दिखाई देता है, कभी ओझल होता है, कभी वो दिखाई देता है। तो कभी यहाँ पर वर्णन करता है जो रात में जो तारे हैं वे पूरी रात में आसमान में अपनी मस्ती में ऊँगते रहते हैं, कभी जगते हैं, कभी ऊँगते, कभी जगते हैं, कभी ऊँगते हैं। लेकिन जैसे पहली सूर्य उदय होता है तो वे उषा रूपी नायिका अपने सूर्य रूपी सोने के घड़े में उन मदिर, उन ऊँगते हुए तारों को उसमें अपने घड़े में भरकर ले जाती है और वे तारे अपन आसमान में दिखते हुए बंद हो जाते हैं साथियों। तो यह थी अपनी जय शंकर प्रसाद की कार्नेलिया का गीत की व्याख्या। कैसी लगी मेरे साथियों, कमेंट के माध्यम जरूर बता कर जाइएगा। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कल आगे बढ़ते हैं एक और कविता, यानी कि पूरी 12वीं की जितनी भी हिंदी की पद्य खंड है साथियों, पूरे पद्य खंड को हम पढ़ेंगे और बेहतरीन आज जैसे पढ़ेंगे। अब मुझे यदि कोई भी आपको लाइन समझ में नहीं आई तो साथियों मुझे कमेंट के माध्यम जरूर बताकर जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों को कल फिर मिलते हैं। राम राम।